नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश। स्वदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज ऐसी ही विभूति के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका एक ही ध्येय है, राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद वो क्या है और आज के टाइम पे वो कितना प्रासंगिक है? दीनदयाल उपाध्याय जी, जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ और पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर और एक नई पार्टी का गठन करने के लिए लगे हुए थे 1 साल से। परम पूजनीय गुरु जी जो संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा जनसंघ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया नाम रख रहे थे। फिर उन्होंने तो इतना ही सोचा, भाई इसका नाम तुम भारतीय जनसंघ रख ले, हम आपको कुछ कार्यकर्ता दे देंगे। परंतु राजनीति में सीधा संघ का कोई काम नहीं है। हाँ, मार्गदर्शन करते रहेंगे और हर राज्य में 1-1, 2-2 अच्छा कार्यकर्ता आपको देंगे। तो कानपुर अधिवेशन में पहले मैं समझता हूँ महामंत्री के रूप में दीनदयाल जी को संघ ने डॉक्टर मुखर्जी को सौंपा। बलराज मधोग जी भी महामंत्री ही थे। थोड़े से हिंदुत्व के प्रति ज़्यादा खुला आग्रह रखने वाले थे, क्योंकि उन्होंने पंजाब और कश्मीर में प्रचारक के रूप में वो सारी चीज़ें देखी थी, जिसके कारण से कठोर होना भी जरूरी था। तो दीनदयाल जी ने तो कभी राजनीति की न सोची थी। स्वयंसेवक के रूप में, प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और उसके आसपास कार्यक्षेत्र था। इनको थोड़ा सा लिखने पढ़ने का शौक़ था, तो पहले इनको पांचजन्य के साथ जोड़ दिया गया, जिसके पहले संपादक अटल जी थे। और दीनदयाल जी को क्यों शौक़ था, तो लेखन भी करते थे। परिवेश कैसा था, जैसा आपने बताया कि बाल्यकाल में ही माता पिता दोनों का देहांत हो गया। मामा जी रेलवे के एम्प्लॉय थे, तो उनका भी ट्रांसफ़र होता था, परंतु वो ज़्यादातर रहे राजस्थान और उत्तर प्रदेश की रेलवे लाइन का जो ट्रैक है, उन्हीं स्टेशनों पर। तो इन्होंने पढ़ाई में अच्छे थे, परंतु माँ बाप ना हो के मामा ने इनको प्रोत्साहन भी दिया। पढ़ने में बहुत निपुण थे और पढ़ते पढ़ते इनको स्कॉलरशिप मिल गया। जब ये 10वीं पास की, तो बिरला की जो पिलानी वाले इंस्टीट्यूट से इनको 11वीं 12वीं पढ़ने का अवसर मिला। एक होनहार व्यक्ति को साधनों की दिक्कत नहीं आया करती। स्कॉलरशिप वहाँ मिल गया। फिर केतड़ी के महाराज ने भी 4 रुपये महीना दिया, तो हमेशा अव्वल आते थे। घनश्याम दास बिरला जी जो आप बता रहे हैं, उन्होंने उनको नौकरी का भी ऑफर दिया था कि आप नौकरी कर लो। तो वो तो जब उन्होंने कहा, उनके जीवन में ये तो निर्धारित हो लिया था बचपन में ही कि मेरा जीवन जो है, जब मुझे भगवान ने इतना दिए हैं, तो मेरे से कुछ लेना चाह रहा है। और समाज, मामा का तो उन ऋण था ही, परंतु उनका नौकरी नहीं करूँगा। देश के लिए उनकी चाहत ये थी कुछ करूँ। क्या करूँ, उसकी दिशा मिल गई जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे आगरा में, कानपुर विश्वविद्यालय में। तो वहाँ उनका संपर्क भाऊराव देवरस से भी हो गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी और उनके पिताजी भी वहीं अध्ययन कर रहे थे। बाप बेटे एक ही कॉलेज में पढ़े, और क्षेत्र भी लगभग नंगला चंद्रभान मथुरा ज़िले में ही है, और वो आगरा बाजू बाजू में ही है जहाँ अटल जी का वो रहा। परंतु इनके जीवन में एक निश्चितता थी। संघ के प्रचारक बन गए 1940s में। प्रचारक बन के जो भी दायित्व मिला वो किया, परंतु राजनीति में तो अकस्मात रूप से भेज दिए गए। तो इस देश का दुर्भाग्य कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई,
और पार्टी लगभग नेतृत्वहीन हो गई। तो दीनदयाल जी के ऊपर सारा जो बोझ है आ गया, और सबको साथ लेके भी चलना है। तो अटल जी एज ए स्पीकर उस टाइम प्रसिद्ध हो गए थे। बलराज जी का पंजाब और जम्मू और इसमें प्रभाव क्षेत्र था, और शुरू की ताकत जनसंघ को जो मिली वो पंजाब, जो आज का हरियाणा समेत, और दिल्ली। वक्त अपने हिसाब से चलता है। दीनदयाल जी आगे बढ़े, धीरे धीरे संगठन खड़ा किया। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए मौलीचंद शर्मा, कांग्रेस से आए थे, वो भी ज़्यादा दिन नहीं गए, फिर कांग्रेस में चले गए। तीसरा चौथा भी लेके आए, परंतु टिकाऊ अध्यक्ष नहीं मिला। ये दुर्भाग्य देखो, कई साल। डॉक्टर रघुवीरा मिले तो उनकी भी संदेहास्पद स्थिति में, एक एक्सीडेंट में, कार दुर्घटना में, डॉक्टर रघुवीर जो बहुत बड़े विद्वान थे, उनका भी देहांत हो गया। तो सारा जो बोझ है वो 10-15 जो प्रचारक संघ ने दिए थे, सुंदर सिंह भंडारी मूल रूप से राजस्थान के थे, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र, परंतु उनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही रहा, नानाजी का भी, भंडारी जी का भी। और दीनदयाल जी ने उन्हें धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पैर जमाने शुरू किए, और पहली बार में ही लोकसभा की अटल जी को शायद 3 स्थानों पर चुनाव लड़वाया था। चुनाव लड़ने वाले भी नहीं थे, तो अटल जी को मथुरा भी लड़ा दिया, और लखनऊ भी, और शायद बलरामपुर। तो लोग ढूंढे से नहीं मिलते थे। मुखर्जी का क्योंकि जल्दी चले गए, और दीनदयाल जी ने संगठन कौशल दिखाया, संघ का आशीर्वाद था। फिर एक प्रश्न उठता था कि हमारी नीतियां क्या हों। केवल देश प्रेम से तो राजनीति नहीं चल सकती, तो इनको धीरे धीरे इनको आर्थिक नीतियां क्या हों ये लोग पूछते, तो जवाब नहीं थे हमारे पास। तो इन्होंने फिर खूब अध्ययन किया, चाणक्य का किया, बाकी ग्रंथों का किया, और धीरे धीरे अर्थशास्त्र पे थोड़ी निपुणता प्राप्त की। और उसी का धीरे धीरे कई बैठकों के बाद, कई 3-3 दिन के शिविर लगा के इसी चिंतन पर, जो आपने कहा एकात्म मानववाद का जो निकल के आया, एवोल्यूशन है। कई भारतीय ग्रंथों में ये शब्द नहीं था, परंतु भारतीय संस्कृति पर आधारित भारत का अर्थ चिंतन हो, तो उसके लिए मूल रूप से 2500 साल पहले जो कौटिल्य कहे, चाणक्य कहे, उसका अध्ययन किया। उसके ऊपर उन्होंने एक नाटक भी लिखा। जब अध्ययन करते तो गहराई तक जाते थे। दीनदयाल जी का अपना स्वभाव था सादा जीवन, 2 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा कभी रखा नहीं। और 1968 में जब पहली बार भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में, वो भी धुर केरल में, दक्षिण का भी वो छोर, वहाँ इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और वहाँ से पूरे देश का प्रवास एज अध्यक्ष शुरू किया। पर दुर्भाग्य है कि कुल 40 दिन में ही उनकी यात्रा, जो जीवन की यात्रा ही, ऐसे सरकमस्टांसिस में इनकी मृतक देह मिला लावारिस रूप में, वो भी रेलवे यार्ड में। आज उन्हीं के नाम पर उसका दीनदयाल जो पहले मुगल सराय था, मुगल रखा गया। और ये क्योंकि पटना पहुंचने थे, वहाँ नहीं पहुंचे, तो ढूंढ भी पड़ी। जब उत्तर प्रदेश से ट्रेन में बैठे हैं तो गए कहाँ भाई। उस ताम झाम लेके नहीं चलते थे, कोई पिए विए भी नहीं रखते थे, और सामान्य श्रेणी में यात्रा करते थे। तो पता चल गया कि दीनदयाल जी हैं। जांच भी कोई सरकार की वहाँ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की थी, सेंटर में भी, परंतु दीनदयाल जी का जो स्थान भरने के लिए व्यक्तित्व उपयुक्त नहीं थे, परंतु सबने सामूहिक रूप से काम किया। और अटल जी ने फिर नेतृत्व संभाला। मधोग जी से डिफरेंसेस हो गए, मधोग जी धीरे धीरे पार्टी से बाहर चले गए। तो कितनी शुरू में जो दिक्कतें आई, जनसंघ को पहले लोकसभा में शायद 3 स्थान आए 52 में, 57 में भी शायद 3-4 ही थे। 67 में आके पहली बार 2
डबल डिजिट में पहुँचे होंगे। तो दीनदयाल जी का जो काम था, जो आर्थिक चिंतन में उन्होंने जो योजनाएं बनाई कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता हमने करनी है। तो सरकारें तो बनने की उस टाइम सोची भी नहीं थी, फिर भी दिल्ली के अंदर पहली बार जनसंघ को एक प्रतिनिधि के रूप में डिप्टी मेयर पहली बार बने केदारनाथ साहनी जी। और 67 आते आते दिल्ली में एक किस्म से महानगर होती थी विधानसभा की जगह, उसमें बहुमत आए। विजय कुमार मल्होत्रा जी मुख्य कार्यकारी पार्षद बने, दिल्ली नगर निगम में बहुमत मिला, और लाला हंसराज जी। तो पहली बार सत्ता की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो गया था। दीनदयाल जी ने उतना तक तो देखा, 68 की फरवरी में 11 फरवरी को 10-11 को चले गए बीच में। पर दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने उनको देखा कि कैसे अजमेरी गेट एक छोटे से कार्यालय में ही खाना खाने पैदल या साइकिल पर झंडे वाला नाज सिंह मसान, कितनी विपरीत परिस्थिति थी कि तांगे वाला चवन्नी लेगा वो भी बचानी है, और सादा जीवन जीते हुए कितने जुझारूपन से आगे बढ़े। जीवन में शायद एक चुनाव लड़ा, ये जिद थी कि मैं ब्राह्मण को वोट नहीं मांगू एज ब्राह्मण के नाते। तो जौनपुर से चुनाव लड़े, ब्राह्मण बहुल सीट भी थी। इन्होंने कहा कि पोस्टरों पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम नहीं, मैं दीनदयाल हूँ, दीनदयाल ही लिखूँगा। ये भी कृपलानी भी उसी समय चुनाव लड़े थे, लोहिया जी, 3 लोगों ने, और मिलके लड़ा था। पहली बार समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनसंघ और राजा जी के 3 में से 2 वो सीटें जीते। पर दीनदयाल जी केवल इसलिए नहीं जीत पाए कि उन्होंने ब्राह्मण वोट को टारगेट करके वोट नहीं मांगूंगा, हम राष्ट्र का चिंतन करते हैं और राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके लिए जातिवाद को धीरे धीरे समाप्त करना है। संघ की मूल हमारी धारणा भी यही है, और उसी में रचे बचे थे दीनदयाल जी। उनका ना होने के बाद भी उनसे प्रेरणा लेकर हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं। जगन्नाथ राव जोशी ने कर्नाटक में काम खड़ा किया तो सत्ता में भी पहुंचे। महाराष्ट्र में बड़ा उल्टा रहा कि ब्राह्मण वोट हमें नहीं मिलता था। ये ब्राह्मण डरा इतने दिए थे कांग्रेस ने कि नथु जो गोडसे थे, नाथूराम, वो ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मणों से बाकी समाज थोड़ा एलर्जिक था। जबकि गोडसे कभी शाखा में आया जरूर होगा, परंतु किसी कार्य उसमें नहीं था। और उसने अपने स्टेटमेंट कहा कि मैं तो इस विचारधारा के अगेंस्ट हो गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, क्योंकि मैं उग्रवादी था और गांधी को मैं पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मारा। परंतु उसका असर क्या रहा कि महाराष्ट्र में हमारे को पनपने में ज़्यादा समय लगा। परंतु आज उसी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने, जो कल भी रिजल्ट आए हैं कॉरपोरेशन के, जिला परिषदों के, और वो जो छूत मानते थे ब्राह्मण से, वो भी दूर हुआ। देवेंद्र फडणवीस बाई चांस ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। तो भारतीय जनसंघ की जो राजनीति 1977 में जब मजबूरी में जनता पार्टी में विलय हुआ, मैं भारतीय जनसंघ का एक मंडल का उस टाइम अध्यक्ष था। अटल जी ने घोषणा की थी कि हम पूरे मन से जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो देश का दुर्भाग्य है कि वो लोगों ने दोहरी सदस्यता का सवाल उठाकर, और जो मधुले में जैसे लोगों ने जनता पार्टी को तोड़ा। चौधरी चरण सिंह जी के मन में एम्बिशन था एक बार प्रधानमंत्री बनने का, वो बेशक पूरा हुआ, परंतु वो सरकार नहीं चल पाई। डॉक्टर साहब, हम दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करते हैं तो उनका कौन सी ऐसी चीज़ है कि आज के जो बच्चों को उसका अनुसरण करना चाहिए? अध्ययनशीलता, मेहनत, ईमानदारी और काम के प्रति जुनून। जो व्यक्ति अपना कोई लक्ष्य ही नहीं है, उन्होंने एक बार इम्तिहान दिया पीसीएस का, सिलेक्ट भी हुए, अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो कहला मैं कोई तहसीलदार लगने के लिए पढ़ाई नहीं की है, तो मामा को ये दिखाने के लिए मैं इस लायक हूँ परीक्षा उत्तीर्ण की, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस बन के दिखाया। इनका तो लक्ष्य बड़ा सिंपल था, स्पष्ट था
इस राष्ट्र की जो 1000 साल की गुलामियाँ रही, जिसके कारण से हम गुलाम बार बार हुए, आज़ाद भी होते थे फिर गुलाम होते थे, तो रूढ़ी उन्हें जकड़ दिया था हिंदू समाज को, जातियों में बट गए थे हम। तो डॉक्टर हेडगेवार के सपन को साकार करने के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन को तिल तिल करके जो जलाया, उनमें दीनदयाल उपाध्याय एक चमकते हुए, मैं समझता हूँ, सितारे थे, जिन्होंने आज की जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो भी कुछ काम कर रही है, अटल जी ने जो जो कुछ काम किए, उनकी भूमिका, उनकी पृष्ठभूमि दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहले ही तय कर दी थी। इसीलिए राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय को आधार बनाकर सरकार चला के दिखाई थी, शांता कुमार जी ने हिमाचल में चला के दिखाई, और अटल जी ने तो लगभग 6 साल तक देश के अंदर सुशासन क्या होता है, पीपल्स गवर्नमेंट कैसी होती है, और वो भी 25-30 पार्टियों के उस समूह के साथ जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी लोग हैं, जिसमें डीएमके भी है, तो डीएमके को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो छोड़ के चले गए, तो एडीएमके आ गए, परंतु अटल जी सबको साथ लेके चले। सीखा किससे था? उनके मेंटर तो दीनदयाल जी थे, साथी भी थे, मेंटर भी थे, और बहुत अधिक एक दूसरे का सम्मान करने वाले कार्य करते थे। सुंदर सिंह भंडारी सारा जीवन लगे रहे। डॉक्टर साहब, आपने सुंदर सिंह भंडारी की बात करी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तर प्रदेश में अभी भव्य वो बना है, उसका उद्देश्य क्या है उसका? उसका ये कि जो लखनऊ में जो राजधानी है, अति प्राचीन है, लक्ष्मण जी के नाम पर लखनऊ का नाम है, तो वहाँ प्रेरणा कैसे मिले लोगों को? तो मायावती ने जैसे कांशीराम जी, अंबेडकर जी को दिया, समाजवादियों ने लोहिया जी को किया, बड़ा अच्छा किया, परंतु मोदी जी और योगी जी ने तीनों वो नाम लिए, 3 वो लोगों को लिया जिनका कार्यक्षेत्र सारा देश रहा, परंतु पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश था। तो पहला अधिवेशन कानपुर में अध्यक्ष बने तो मुखर्जी का लगाव था ही, और कभी उनका परिवार 500-600 साल पहले उत्तर प्रदेश से ही बंगाल माइग्रेट होकर गया था, ये लोगों को नहीं मालूम। जितने मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी ये लोग हैं, ये मूल रूप से सब उपाध्याय थे, और कन्नौज के आसपास से, कि मैंने जब डॉक्टर मुखर्जी न्यास का मैं महामंत्री था तो मैं रिसर्च कराई हमने। तथागत राय ने जो पुस्तक लिखी, जो बाद में गवर्नर भी रहे, उसमें उन्होंने सारा सिद्ध किया कि कन्नौज से कैसे ये लोग गए। नानाजी देशमुख ने दीनदयाल शोध संस्थान, उस पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चित्रकूट में भी है, वो क्या काम कर रहा है? नानाजी देशमुख ऐसे व्यक्ति थे जो भारत रत्न जिनको मिला पीछे, कि वो मूल रूप से मराठी थे, परंतु उन्होंने जब इमरजेंसी में जो काम किया, संघर्ष समिति जो बनी, तो उसके पहले महामंत्री थे, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आंदोलन में उन्होंने, उन पर जब लाठी पड़ रही थी तो अपने बाजू पे लेके अपनी, ऐसे व्यक्ति को लोकनायक से इतना प्रेम हो गया था, जब जनता सरकार बनी तो उनको मंत्री बनाने के लिए ऑफर था, लोकसभा के सदस्य भी बन गए थे बलरामपुर से। उन्होंने करने में जीवन में फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि 60 साल की उम्र के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे व्यक्ति को जयप्रकाश नारायण तो डिप्टी पीएम बनाना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं बने थे, तो उनको आगे करने के लिए उन्होंने एक जयप्रभा ग्राम बनाया गोंडा जिले में। जयप्रकाश नारायण का जय, प्रभा देवी की उनकी श्रीमती का नाम, और ग्रामीण क्षेत्र में काम शुरू किए, कैसे खेती बढ़े, कैसे सिंचाई बढ़े। तो उन्होंने बांस से पाइप बना के नए नए एक्सपेरिमेंट किए। उसी काम को उन्होंने चित्रकूट पे फिर ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय बनाया। तो मेरा काफ़ी निकट का संपर्क रहा है उनसे, नानाजी से। और नानाजी का जो पहले दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी झंडे वाला, उसके सेक्रेटरी देवेंद्र स्वरूप अग्रवाल थे, तो वो मेरे पड़ोसी भी थे और मेरे एल्डर ही थे हरदेसी से। तो हमने बहुत कुछ उनसे जाना, सीखा, और ऐसे व्यक्तित्वों से धीरे धीरे हमारे अंदर भी आज जो भी कुछ सीखा हमने, वही
कोशिश कर रहे हैं उसको आगे बच्चों तक दे। उसी के कारण से ये सोसाइटी बनाई है या संघ के सभी प्रोजेक्ट्स में भगवान की कृपा से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। और दीनदयाल जी के साक्षात दर्शन, ये भी बड़ा रेयर था कि वो 68 में चले गए और मैं 68 में प्री इंजीनियरिंग करके बीएससी में आया था। तो उनके साक्षात दर्शन नहीं किए, परंतु डॉक्टर मुखर्जी स्मृति न्यास के कारण जो अध्ययन किया, रिसर्च की, जो विशेषांक निकाले हमने कई दीनदयाल जी पर, उसके कारण से बहुत ही अवसर मिला। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी जिन्होंने दीनदयाल जी पे ही अपना सारा प्रोजेक्ट बढ़ाया, पीएचडी की, और अब तो दीनदयाल जी से का अध्ययन करके डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लगे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों को हमने भी बढ़ाने में, कि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता था कि दीनदयाल जी पे काम किए तो जनसंघी है। तो पहली बार उनको हमने अरविंदो कॉलेज में लगाया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों को जो लेक्चरर लगाने में हमने मदद की, आज उनमें से बहुत लोग आगे पहुंच गए हैं और इस विचार को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और दीनदयाल जी का विचार तो ऐसा है कि उससे गरीब व्यक्ति समाज का कैसे लाभान्वित हो, उसके लिए जो काम उन्होंने बताए थे वो आज जहाँ भी होंगे वहाँ से प्रसन्न होंगे कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उन सब कामों को कर रहे हैं जो वो खुद होते तो शायद उतना ना कर पाते, परंतु मोदी जी की जो कर्मठता है उससे निश्चित तौर पर हम सब भारतवासी भी प्रसन्न हैं, विश्व के लोग भी प्रसन्न हैं। उनको ना चाहने वाले उनसे दुखी हैं, परंतु वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो सर्वशक्तिमान ट्रंप को भी पता चल गया कि भारत से टक्कर लेने के लिए, भारत के त्यागी पुरुषों को टक्कर लेने के लिए वो क्षमता भोगवादी लोगों में नहीं हो सकती जो त्यागवादी लोगों में। और यही दीनदयाल जी का मुख्य हम कार्यकर्ताओं के लिए, भारतवासियों के लिए मूल मंत्र रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ने की, जानने की बहुत आवश्यकता है आज के समय पे। कितना संघर्षमय जीवन होते भी आज उनका, हमारी सरकारें उनका अनुसरण कर रही हैं और देश को एक विश्व गुरु बनाने पर अग्रसर हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।